दुनिया में हर इंसान की अहमियत है और हर एक इंसान की अपनी एक अलग सोच। इस दुनिया में हर इंसान दुनिया की सोच बदलने की ताकत रखता है। आज की हमारी युवा पीढ़ी और परिवार के बीच मुद्दों पर अलग-अलग सोच है। हमारी आज की कहानी इसी सोच के एक पहलू को बयां करती है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। विशु परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। विशु के दादाजी विशु को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें विशु की एक चिंता खाए जा रही थी और वो थी विशु की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में विशु का ससुराल ढूंढते, लेकिन विशु को शादी नाम से इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद विशु के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त कृष्ण से मिलने रायपुर की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह रायपुर पहुंचे तो कृष्ण ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 14 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे कृष्ण के घर की ओर बढ़ रही थी। बड़ा सा बंगला, बंगले के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 14 सालों में कृष्ण ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 14 साल पहले कृष्ण के पास था ही क्या। इतना गरीब था कि बस 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता था। परंतु अब तो उसने बहुत मेहनत करके अपना एक व्यापार भी खड़ा कर दिया और बहुत ऐश से रहता है। बस यही सब सोचते सोचते विशु के दादाजी अपने दोस्त के बंगले पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही कृष्ण घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त के स्वागत के लिए फूल मालाएं मंगवाकर उनका बहुत ही आदर से स्वागत किया। अपने दोस्त के गले में माला पहनाकर और दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख विशु के दादाजी भी फूले नहीं समाये। उन्होंने ढेर सारी बातें की। फिर चाय नाश्ते के बाद कृष्ण ने उनके खास दोस्त से आने का कोई कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। कृष्ण भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली विशु बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने विशु को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। कृष्ण इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद कृष्ण ने अपने दोस्त से विक्रम और विशु के संबंध के लिए पेशकश की। विशु के दादाजी को लगा जैसे कृष्ण ने उनके मुंह की बात ही छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विक्रम को विशु बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ बहुत लालची थी। वह विक्रम की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी, लेकिन विक्रम के लाख कोशिश करने पर वह मान गई और फिर कुछ समय बाद पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाकर तय समय पर विक्रम और विशु की शादी हो गई। ससुराल में विशु के सास ससुर, विक्रम के बड़े भैया भाभी और विशु की ही उम्र की एक नंद थी रजनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण विशु ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली।
लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह विशु के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विक्रम ने विशु से साफ-साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन विशु की लाख कोशिशों के बावजूद सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। विशु की नंद जरूर उसकी माँ से विशु भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। विशु और विक्रम को 2 जुड़वा बेटियां हुई। यह समय विशु के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। विशु का दर्द विशु के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में विशु को संभालने वाला कोई नहीं था और विक्रम और उनके पापा ने विशु को मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रजनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी विशु को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रजनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रजनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रजनी के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले रजनी की बारी आई। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रजनी से पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। सभी रजनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रजनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? हमें बताइए, आप ऐसा क्यों बोल रही है? रजनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रजनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रजनी को विजेता घोषित कर दिया गया। पुरस्कार लेने से पहले रजनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक हाथ में थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं तो कल किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगे। अगर कल हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुंचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रजनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये सब सुनकर विशु की सासू माँ बहुत ही शर्मिंदा हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने विशु से कहा कि मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया। उसके बाद विशु की सासू माँ ने विशु को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, हमारे समाज में आज तक बहुओं के साथ यही होता आ रहा है। तो आप इस कहानी को दूसरों के साथ शेयर करके समाज में परिवर्तन ला सकते हैं।